प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 का देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और कॉपी में नोट करके याद करें। परीक्षा में नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 943। दूसरा क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक में भारतीय जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि है तो कितना है? तो 17.7%। तीसरा है, जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक प्रतिशत औसत वृद्धि दर थी तो कितना थी? 1.64%। भारतीय सांख्यिकीय संस्था कहाँ स्थापित है? तो ये कोलकाता में स्थापित है। प्रोफेसर PC महालनोबिस कौन है? तो एक अर्थशास्त्री हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या इतना करोड़ थी। कितना थी? तो 121.08 करोड़। जनगणना की विशेषता क्या है? तो उपयुक्त सभी, मतलब व्यापकता, नियमितता और निश्चित क्षेत्र। 8वां क्वेश्चन है, भारत में जनगणना होती है तो 10 वर्ष के बाद, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर प्रतिशत में कितनी है? तो 73। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम बोलेंगे। जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था तो 382। NSS की स्थापना हुई थी 1960 में। वर्गीकरण सूचित करता है तो समंकों की समानता और समंकों की असमानता दोनों को। तीसरा आंसर सही है। खंडी चरों के लिए अधिक उपयुक्त वर्गांतर है क्या है? तो समावेशी। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं समावेशी। कालानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़े निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं तो समय से कम संचयी आवर्ती वितरण में छोड़े जाने वाली सीमा क्या है? तो निचली। तथ्यों या आंकड़ों का विशेषताओं या गुणों के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण कहलाता है तो गुणात्मक वर्गीकरण। वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, विभिन्न वर्गों में संबंध तथ्यों के समूहन की। भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है तो स्थान के अनुसार। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर होता है तो उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के, मतलब L2 प्लस L1 करते हैं, वही है आपका, और बटा 2 करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं तो द्विविचार वितरण के नाम से जानते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकीय परिकलन आधारित होता है तो वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत क्या होता है? तो किसी वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते। पारस या विस्तार भी बोल सकते हैं, का अर्थ है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षों के बीच अंतर। एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है वर्ग अंतराल। निम्न में से कौन सा चर खंडित है? तो छात्रों की संख्या। वर्गीकरण सारणी का है क्या है? आधार है। तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण। बहुगुण सारणी में होती है तो बहुत विशेषताएं। जब किसी सारणी में दो तरह की सूचनाएं प्राप्त होती है तो वह कहलाती है द्विगुणी सारणी। कॉलमों और पंक्तियों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं सारणीयन। सारणीयन का आधार क्या होता है? वर्गीकरण। सारणीयन की सहायता से समंकों का प्रभाव मस्तिष्क पर होता है तो अस्थायी। सारणी के प्रारूप है तो उपयुक्त में से सभी, मतलब सारणी संख्या, शीर्षक का मुख्य टिप्पणी। आंकड़ों के चित्रण निरूपण का उद्देश्य क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुछ कोण होते हैं, कितना? तो 360 डिग्री।
आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है प्रस्तुतिकरण। द्विविमा चित्र भी कहलाते हैं क्षेत्रफल चित्र। एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर मासिक व्यय से संबंधित आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त चित्र है पाई चित्र। चित्रों के प्रकार होते हैं तो दंड चित्र, आयत चित्र, वृत्तीय चित्र, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। जब दो या दो से अधिक तथ्यों में तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब किस चित्र का प्रयोग किया जाता है, तो सरल दंड चित्र का। चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप क्या है, तो सरल दंड चित्र। एक वृत्तीय चित्र में कुल अंश होते हैं 360 डिग्री का। एक ऊर्ध्वदंड चित्र में तुलना का आधार होता है चौड़ाई। वृत्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं कोनों में। ओजवाइन वक्र को कहा जाता है तो संचयी आवर्ती वक्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंड आरेख एक विमी आरेख है। एक ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है त्वरण चित्र कहलाता है। आयत चित्र क्या है, तो द्विविमी आरेख है। दंड चित्र है दोनों, मतलब सरल दंड चिन्ह और बहुगुणी दंड चित्र दोनों। डैश चित्र गोलाकार होते हैं तो वृत्त चित्र गोलाकार होते हैं। निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पाई चित्र। ये जो चित्र है इसी को हम लोग पाई चित्र कहते हैं। पाई चित्र। किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। मध्यका की गणना का आधार है तो ओजवाइन वक्र है। ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती है, तो समानांतर माध्य की। एक ओजवाइन वक्र की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो मध्यका को, मतलब माध्यिका जिसको हम लोग कहते हैं उसी को ज्ञात करते हैं। काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ कहलाता है तो कालिक चित्र कहलाता है। बहुलक की गणना का आधार है आवर्ती आयत चित्र। कृत्रिम आधार रेखा क्या है, तो बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है तथा आकर्षक बनाती है। काल श्रेणी को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने वाले चित्र का क्या नाम है, तो कालिक चित्र। कृत्रिम आधार रेखा के प्रयोग से कौन सी असुविधाएं दूर नहीं होती है, तो अधिक श्रम व धन का उपयोग होना। बिंदु रेखा बनाए जाते हैं तो ग्राफ पेपर पर। ओजवाइन वक्र का दूसरा नाम क्या है, तो संचयी आवर्ती वक्र। आवर्ती वितरण के ग्राफ को डैश कहते हैं तो आवर्ती आयत चित्र कहते हैं। आयत चित्र की श्रृंखला के आवर्ती वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है तो सतत श्रृंखला का। द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाशित स्रोत का। समय की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, अथवा क्वेश्चन घुमा के रहेगा, किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को कहा जाता है तो सहगणना प्रणाली में कहा जाता है। द्वितीय समंक होते हैं तो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा और प्रकाशित आंकड़ा दोनों, इसका आंसर तीसरा होगा। निम्नलिखित एक निदर्शन विधि के लाभ हैं तो इनमें से सभी, मतलब मितव्ययिता, वैज्ञानिक और शीघ्र निष्कर्ष। निम्न में से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ है तो शुद्धता। प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है तो सर्वेक्षण में। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं, क्या गुण हैं, तो सरलता होना चाहिए, प्रश्नों की सीमित संख्या होनी चाहिए, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचना संग्रहित करना उपयुक्त होता है वहाँ जहाँ सूचक शिक्षित होते हैं। प्राथमिक समक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है स्वयं। समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है, तो द्वितीयक। प्रकाशित आंकड़े डैश आंकड़े होते हैं तो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। आंकड़ों की सरकारी स्रोत है जनगणना रिपोर्ट। जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते कहलाते हैं प्राथमिक। अच्छा न्यायाधर्श आधारित होता है देव निर्दर्श। अनुसंधान की विधियां हैं 2। जनगणना अनुसंधान है तो समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निदर्शन का एक प्रकार कौन नहीं है, तो 2 गुना प्रतिचयन नहीं है। संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए होती है, तो विजातीय समंक के लिए। लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है तो देव निर्दर्श प्रणाली में। जनसंख्या की विशेषता है क्या है, तो इनमें सभी। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण
का आयोजन करता है तो NSSO औद्योगिक समंकों का संग्रह होता है किससे? NSSO द्वारा। आंकड़ों के स्रोत होते हैं तो प्राथमिक और द्वितीय दोनों। प्राथमिक समंक होते हैं मौलिक। वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है तथा सांख्यिकीय अनुसंधान करता है को कहते हैं तो अनुसंधानकर्ता कहते हैं। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? गणनाकार। किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं प्राथमिक। प्राथमिक आंकड़े होते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा। यदि समंक में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रतिदर्श अनुसंधान। सहगणना विधि है क्या? तो उपयुक्त जहाँ समग्र की सभी इकाइयाँ समरूप ना हो। समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। देव निर्दर्श द्वारा। दो चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? तो द्विचर वितरण। सारणियन का आधार है वर्गीकरण। किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उससे उस मद को डैश कहा जाता है आवृत्ति। सारणी परिमाप होता है तो किसका होता है? तो सारणियन का। निम्नांकित श्रृंखला 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 है तो ये है समावेशी श्रृंखला। और अगर 10 से 14 फिर यहाँ 14 से ही शुरू होता तो ये कहला जाता अपवर्जित श्रृंखला। वह सांख्यिकी श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है को कहा जाता है अपवर्जित श्रेणी। एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्यों को ले जाने वाले सांख्यिकी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो सतत श्रेणी कहते हैं। समयानुसार वर्गीकरण के आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार होता है समय। वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो विभिन्न वर्गों से सब तथ्यों के समूहन की। भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है तो स्थान के अनुसार। एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है वर्ग अंतराल। शीर्षक के ठीक नीचे लिखा होता है तो क्या लिखा होता है? मुख्य नोट। एक सारणी, यहाँ हो जाएगा सारणी के स्तंभों को दिए जाने वाले शीर्षक को कहते हैं तो स्तंभ शीर्षक। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है तो उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के आधार पर मतलब L1 + L2/2 इसका हो जाएगा फॉर्मूला। वर्गीकरण सूचित करता है तो तीसरा हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। से कम संचय आवर्ती वितरण, यहाँ वितरण होगा। से छोड़े जाने वाली सीमा क्या है? तो इनमें सभी। किसी सारणी के मुख्य अंग क्या है? इनमें सभी। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। निम्न में से कौन सा चिन्ह आवर्ती 5 को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा तीसरा। मतलब ये आपका इस तरह होगा। तीसरा ऑप्शन। समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो निर्दर्श या प्रतिदर्श। निम्न में से कौन सा चर खंडित है? तो छात्रों की संख्या। तथ्यों को उनकी समानता विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया कहलाती वर्गीकरण। सबसे निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं समावेशी। कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं सारणियन। इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पर है? तो जटिल सारणी। सारणी के प्रारूप है तो इनमें से सभी। संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताइए तो ये हो जाएगा सतत श्रेणी। कृत्रिम आधार रेखा है तो बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है तथा आकर्षक बनाती है। बहुगुणी सारणी में होती है बहुत विशेषताएं। तो बच्चों वीडियो को ध्यान से सुन के कॉपी में नोट करें, परीक्षा उपयोगी है और वीडियो को ज़रूरतमंदों के बीच ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।